बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और शॉक वाले टॉपिक के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो या पुराने हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अब मुझे नहीं पता इसका फ़ायदा क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपने हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना है, दूसरे पार्ट के अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को पढ़ना है, तीसरे पार्ट के अंदर आपने शॉक को पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है एडिमा। तो एडिमा का सबसे मेन वजह क्या होती है? तो एडिमा में होता है कि जो फ्लूइड होता है वो वैस्कुलेचर को लीव करने के बाद इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आना शुरू हो जाता है। वहाँ से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से सेल के अंदर भी आ सकता है। जो एडिमा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर एडिमा भी हो सकता है। एडिमा प्रोटीन पुअर फ्लूइड भी हो सकता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड भी हो सकता है, ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है। एडिमा की कॉजेज़ क्या हो सकती है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया लाइक हार्ट फेलियर, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई है लाइक इन्फ्लेमेशन, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम हो गया है, लिवर फेल्योर की वजह से सिंथेसिस कम हो गया, लिवर डिजीज, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की वजह से लॉस ज़्यादा हो गया एल्ब्यूमिन का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन न्यूप्लेजिया की वजह से सोडियम की रिटेंशन हो गया, रीनल फेल्योर या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से। नॉर्मली होता है क्या है कि जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल होती है वो ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट एंड कोआगुलेशन फैक्टर। यानी नॉर्मली जो एंडोथेलियम है वो प्लेटलेट को एंड कोआगुलेशन फैक्टर की एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर देती है जब वो इंटैक्ट होती है। लेकिन जब इनको इंजरी होती है या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की एक्टिवेशन होती है तो वो एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन करवा देती है और एंडोथेलियल सेल प्रोकोआगुलेंट की एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है लाइक टिश्यू फैक्टर, और ये टिश्यू फैक्टर क्लॉटिंग करवा देगा। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है ये एंटीकोगुलेंट की डाउन रेगुलेशन कर लेते हैं। इसके अलावा जो इंजरी है उसकी वजह से भी एंटीकोगुलेंट की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। जब एंडोथेलियल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है तो इसकी वजह से सब एंडोथेलियल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेजन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। इसकी वजह से प्लेटलेट की एडहेजन, एक्टिवेशन और क्लॉट की फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो जाती है। एंडोथेलियल इंजरी होती है तो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो ईसीएम होता है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट ईसीएम के साथ या कोलेजन के साथ बाइंड कर लेते हैं। उनके दरमियान में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ब्रिज के तौर पे काम करता है। प्लेटलेट के ऊपर जीपी1 भी, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेजन, इन तीनों को बाइंड करने वाला इन दोनों को बाइंड करने वाला वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। एडहेजन के बाद प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है और इस केस में प्लेटलेट की ग्रैन्यूल्स रिलीज होना शुरू हो जाती है इंक्लूडिंग कैल्शियम, जो कोआगुलेशन फैक्टर्स या कोआगुलेशन प्रोटीन के लिए कोफैक्टर का काम करता है। एडीपी जो प्लेटलेट की एक्टिवेशन को बढ़ा देता है। ओके, और इसमें एक्टिवेशन के में क्या होता है, ग्रैन्यूल रिलीज होने के साथ प्लेटलेट की शेप चेंज हो जाती है, मेम्ब्रेन की कंपोजिशन चेंज हो जाती है और जीपी2बी और 3ए की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है। फिर जीपी2बी और 3ए रिसेप्टर जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट के ऊपर पड़े हुए होती है, ये क्रॉस ब्रिजिंग करते हैं किसके साथ, फिब्रिनोजन के साथ। तो इसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग की वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है। फिर इसके बाद थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन होती है। थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन फिब्रिन की डेपोजिशन को बढ़ा देती है और जो फिब्रिन होता है ये प्लेटलेट प्लग को और मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो कोआगुलेशन होती है ये बहुत सारी एंजाइमेटिक कैस्केड के ऊपर मुश्तमिल होती है जो सर्कुलेटिंग या लोकली सिंथेसाइज प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होती है। जो टिश्यू फैक्टर होता है वो इंजरी की साइड पर एक्सपोज हो जाता है तो ये कोआगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट कराना शुरू कर देगा। कोआगुलेशन के फाइनल स्टेप में जो थ्रोम्बिन होता है वो फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करा देगा जो कि आगे हीमोस्टैटिक प्लग बना लेगा। जो नॉर्मली कोआगुलेशन वैस्कुलर इंजरी वाली साइड के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय लिमिटिंग एंजाइम एक्टिवेशन टू फॉस्फोलिपिड सरफेस। नॉर्मली जो फॉस्फोलिपिड सरफेसेस होती है वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट या एंडोथेलियम प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से कोआगुलेशन सिर्फ वैस्कुलर इंजरी वाली साइड के ऊपर लिमिटेड होती है। और आपको पता है कि जो नेचुरल एंटीकोआगुलेंट होते हैं जो कि कोआगुलेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, उसके अंदर थ्रोम्बोमार्डिलिन आ जाता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 आ जाता है और लास्ट में आपको फिब्रिनोलेटिक पाथवे की एक्टिवेशन देखने को मिलती है जिसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है थ्रोम्बोसिस। जो थ्रोम्बोसिस होती है उसके अंदर 3 पाथवे होते हैं या 3 मैकेनिज्म होते हैं, इन तीनों को मिला के विशुअल ट्रायड बोलते हैं। पहला एंडोथेलियल इंजरी, दूसरा एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो, तीसरा हाइपर कोआगुलेबिलिटी। जो एंडोथेलियल इंजरी टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है। जो एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो, स्टेसिस और टर्बुलेंस है, एनोरिज्म और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से हो सकता है। हाइपर कोआगुलेबिलिटी चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, प्राइमरी की वजह होती है फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी या सेकेंडरी के अंदर बेड रेस्ट, टिश्यू डैमेज, मैलिग्नेंसी आ सकता है। थ्रोम्बस के क्या फेट होती है? थ्रोम्बस या तो प्रोपेगेट कर सकता है या रिजॉल्व हो सकता है या ऑर्गेनाइज हो सकता है या एम्बोलाइज हो सकता है। ओके, अब थ्रोम्बोसिस 2 काम करवा सकता है, या तो वैस्कुलर ऑक्लियन करवा देगा या एम्बोलाइजेशन करवा देगा। अब नेक्स्ट है इम्बोलस। इम्बोलस सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मास होता है जो असल में ब्लड से कैरी होने के बाद किसी डिस्टेंट साइट के ऊपर आ जाएगा। मोस्टली जो इम्बोलस होते हैं ये डिस्क्लोज थ्रोम्बाई होती है।
जो पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होता है, ये डीप वीनस थ्रोम्बोसिस से डिराइव्ड होता है और इसके इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं इसका साइज़ क्या है और इस कौन-सी लोकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस राइट साइडेड हार्ट फेलियर होते हैं, पल्मोनरी हेमरेजेस होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है या सडन डेथ हो सकती है। जो सिस्टेमिक एम्बोलाई होती है, कार्डियक म्यूरल या वेस्कुलर थ्रोम्बाई से डिराइव्ड होती है या फिर ये एओर्टिक एन्युरिज्म से डिराइव्ड हो सकती है या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग से डिराइव्ड हो सकती है। अ, जबकि अगर किसी एम्बोलिस ने टिश्यू की इन्फेक्शन करानी है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन-सी साइट के ऊपर जाके गया है और या उस टिश्यू के कोलैटरल सर्कुलेशन है या नहीं। इसके बाद है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन लोकलाइज़्ड एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस होते हैं, या तो आर्टेरियल ओक्लेयन की वजह से या वीनस वाला ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन आर्टेरियल ओक्लेयन ज़्यादा कॉमन होती है। अब आर्टेरियल ओक्लेयन के भी रैपिड कॉजेज़ में तो एम्बोलिज़्म और जो इंटरमीडिएट या स्लो कॉजेज़ के अंदर थ्रोम्बोसिस आ जाएगा। अब जो वीनस ऑक्लेयन की वजह से जो इन्फार्क्ट होती है या स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जो है इन्फार्क्ट होते हैं, वो हेमरेजिक वैरायटी के होते हैं, रेड होते हैं। जबकि जो आर्टेरियल ओक्लेयन की वजह से होते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू के अंदर, तो वो पेल होते हैं, वाइट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन के जो वेस्कुलर ओक्लेयन है इन्फेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी, तो वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लाइक कोलैटरल ब्लड सप्लाई है, रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, इंट्रिंसिक टिश्यू ससेप्टिबिलिटी है या ब्लड की ऑक्सीजनेशन है जिसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। बाकी के जो पॉइंट्स है शॉक वाले वो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, तो हम इसको करेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।